आप देख रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी में अब तक हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य तक देख लिया था। आज हमारा नया टॉपिक रहने वाला है संघ कार्यपालिका। तो बिना किसी विलंब के इस टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लगेंगे संघ कार्यपालिका क्या क्या है। संघ कार्यपालिका आपको हमारे संविधान भारतीय संविधान के भाग 5 में आता है। संघ कितने में आता है? भाग 5 में। और जो इसका अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 52 से लेकर के 151 तक। क्लियर? संघ कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे? तो संघ कार्यपालिका में आपका प्रेसिडेंट आ जाएगा, राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ना पड़ेगा इसमें आपको, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और अगर इसमें बात करें हम जैसे कि आपको सुप्रीम कोर्ट, फिर अटॉर्नी जनरल, ये सारे के सारे संघ कार्यपालिका में आते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब इसमें हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। क्या रहने वाला है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति से रिलेटेड सारा चीज़ जितना भी पॉइंट है उसको हम लोग बारीकी से देखेंगे और एक एक पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए और कंप्लीट देखिए। संघ कार्यपालिका का जो पहला टॉपिक है राष्ट्रपति, उसको हम लोग देखेंगे। फिर बारी बारी से उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, जो भी है वो आएंगे। तो आज हमारा फोकस रहने वाला है राष्ट्रपति पे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। क्या कह रहा है वो देखिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यानी कि कार्यपालिका, पूरी कार्यपालिका जो होती है, आपको पता है कि 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो कार्यपालिका होती है उसकी जो सारी शक्तियाँ होती है वो किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी कि कोई भी काम किसके नाम से किया जाएगा? राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? ये आर्टिकल नंबर 53 कहता है। आर्टिकल को भी साथ में हम लोग देखते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल के लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा, नहीं। आप क्लास में देखो, आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट लगे उसको मैं मेंशन कर दूंगा, उसको आप लोग साथ में लेके चलते रहना। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद नंबर 53 कहता है। अब क्या है कि हम लोगों को पता है कि हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो संसदीय व्यवस्था को अपनाया था, संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसमें संसदीय व्यवस्था में ऐसा है कि मंत्रिपरिषद जो होती है ना, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसीलिए जो राष्ट्रपति होती है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। वास्तव में जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है वो वास्तविक कार्यपालिका। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति कौन सी कार्यपालिका पे, वास्तविक या नाम मात्र, तो आपको नाम मात्र की कार्यपालिका को ही टिक करना है। अगर पूछे वास्तविक तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। क्लियर? अब हमारे संविधान में राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो वो आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है? एक राष्ट्रपति होगा, बात खत्म। एक राष्ट्रपति हमारे देश का एक संवैधानिक प्रमुख है जो राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद नंबर 52 कहता है। अगर पूछे कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में मेंशन है? आर्टिकल नंबर 52। आंख मूंद के मार देना है, आर्टिकल नंबर 52। 2 आर्टिकल देख लिए, एक राष्ट्रपति का आर्टिकल और राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, वो आर्टिकल नंबर 53। अब राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा और देखो। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ध्यान रहे, हमारे देश का जो संवैधानिक प्रधान होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और इसी को हम लोग भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। राष्ट्रपति को हम लोग भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। अब इसमें कुछ ध्यान रखना है कि योग्यता, राष्ट्रपति पद बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, किस पे से रिलेटेड है, कौन से आर्टिकल से? तो आर्टिकल नंबर 58 से। देखो, आर्टिकल नंबर जो इंपॉर्टेंट होगा वो ऑटोमेटिक आते जाएगा और आप उसको लिखते जाना या नोट बनाते जाना, या जो भी कर रहे हो उसको करते रहना। क्योंकि अगर एक साथ बैठ के तुम आर्टिकल रटने बैठोगे तो फिर दिमाग का दही निकल जाएगा। बेहतर है कि तुम आर्टिकल साथ में रटते हुए चलो। अब राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होगी? कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? तो ये कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल नंबर 58 डील करता है इससे। संविधान के आर्टिकल 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। देखो, ये जो 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। 4 पॉइंट देगा,
एक उल्टा पुल्टा कोई पॉइंट दे देगा, पूछ लेगा इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, जो भी है उसको टिक करना। लेकिन इस 4 पॉइंट को याद रखना है कि वो भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, तब जाके वो राष्ट्रपति के लिए योग्य होंगे। और ये कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल नंबर 58 डील करता है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पे हो या संघ अथवा राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ध्यान रहेगा ये पॉइंट। अगर वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या संघ अथवा राज्य के किसी मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति पद की योग्यता भी देख ली। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल कौन कौन है। आर्टिकल नंबर 54 इसके डील करता है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा, निर्वाचन होगा, उसमें कौन कौन से लोग निर्वाचक मंडल के रूप में रहेंगे। तो कौन ये डील करता है? आर्टिकल नंबर 54 डील करता है इससे। इसमें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। लोकसभा, राज्यसभा प्लस स्टेट का जो विधानसभा है उसका इलेक्टेड मेंबर, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर। ध्यान रहे चीज, निर्वाचित और मनोनीत, 2 पॉइंट याद रखना, निर्वाचित और मनोनीत, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं और नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। बस इतने ही लोग मिलकर क्या करते हैं? राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। इतना याद रखना, एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी है तुम्हारे एनटीपीसी के लिए या कोई भी वनडे एग्जाम के लिए। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन के निर्वाचक मंडल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 54 कौन कौन? तो राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं और अभी पुडुचेरी और दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। अगला कहता है कि निर्वाचक मंडल के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। अब कोई तो ऐसा है नहीं कि जाकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेगा, कम से कम उसको 50 सदस्य जो हो वो क्या होना चाहिए? उसके प्रस्तावक होने चाहिए और 50 क्या होना चाहिए? अनुवादक होने चाहिए। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप 3 बार बनो, 4 बार बनो, 5 बार बनो, आप राष्ट्रपति बन सकते हो जितना बार बनो, भारतीय संविधान के अनुसार। भारत में, दूसरे देश में ऐसा नहीं है, हर देश का अलग अलग अपना नियम चलता है, लेकिन भारतीय संविधान में एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। अब देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल तो आपको बता दिया, अब निर्वाचन होता कैसे इसका? तो ये पॉइंट याद रखना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। बस इतना ही एग्जाम ओरिएंटेड है, ये लाइन बस याद रखना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। आर्टिकल नंबर 55। बहुत लोग अब कंफ्यूज करेंगे आर्टिकल 54 में और आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 54 भी इलेक्शन से राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है और आर्टिकल 55 भी। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है ना कि 54 में ध्यान रखना कि कौन कौन लोग वोट डालेंगे, यानी कि निर्वाचक मंडल। 55 में याद रखना कि उसकी पद्धति क्या है, कौन सी प्रणाली है। अगर प्रणाली हो तो 55 मार देना और अगर निर्वाचक मंडल की बात करें तो 54 लगाना, ठीक है। अब देखो क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से अगर कोई भी विवाद होगा तो उसका निपटारा कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। याद रखना, अगर कोई भी विवाद फंसता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए तो उसका जो निपटारा है वो कौन करता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। उसके बाद कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। बिल्कुल, टेन्योर कितने साल का है इसका टेन्योर? इनका टेन्योर है 5 साल का। कितने साल का है? 5 साल का है। और 5 साल के खत्म होते ही जब तक उनका नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, नए राष्ट्रपति नहीं आते, वो तब तक अपना वर्क कंटिन्यू रखेंगे। ये आर्टिकल नंबर 56 कहता है। देख लो, 56 नंबर आर्टिकल किससे रिलेटेड है? टेन्योर से, यानी कि 5 वर्ष की अवधि। अगला देखो, पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को किसके पास शपथ लेना पड़ेगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में। शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति कहाँ शपथ लेंगे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो उस समय जो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके सम्मुख शपथ लेना पड़ेगा उनको। ध्यान रहेगा ये चीज़। शपथ कौन दिलवाता है? तो मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक पॉइंट ये दिया गया है कि आर्टिकल 77 सब क्लॉज 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी, बिल्कुल।
और आर्टिकल नंबर 77 के सब क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो इसको हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में, क्योंकि ये आर्टिकल वहाँ से डील कर रहा है। बाकी आप ये ध्यान रखना कि कोई भी कार्यपालिका की कार्रवाई जो होगी वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति देख लिया आर्टिकल 52, राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति नहीं थे आर्टिकल नंबर 53, 54 नंबर निर्वाचक मंडल देख लिया, 55 नंबर देख लिया उसका प्रणाली, 56 देख लिया टेन्योर। अब हम लोग पढ़ेंगे 58 देख लिया उसकी योग्यता। सारा आर्टिकल देखो लाइन बाय लाइन है, बस ऐसे पढ़ोगे याद हो जाएगा, कोई ट्रिक व्रिक की आवश्यकता नहीं, बस पढ़ो और याद रहेगा, रिवीजन करो, बात खत्म है। अब है कि राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग कर सकता है। अब राष्ट्रपति को बैठा दिए, टेन्योर भी पूरा करवा दिए, अब पद त्याग करने का देखते हैं कैसे कैसे पद वो त्याग कर सकते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो उपराष्ट्रपति जी को देंगे। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे, ध्यान रखिएगा। अगर उपराष्ट्रपति की पूछे तो ये राष्ट्रपति को देंगे, यानी कि एक दूसरे से आपस में कर लेंगे ये लोग, अगर इन लोगों को पद त्याग करना है या त्यागपत्र देना है तो। यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो लोकसभा के अध्यक्ष को दिया जाएगा। क्लियर? दूसरा है, एक तो हो गया कि वो त्यागपत्र देंगे, किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। दूसरा है कि उस पर अगर महाभियोग उन पर चलाया गया, महाभियोग आर्टिकल नंबर 61, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 61 महाभियोग भूलना नहीं है, आर्टिकल नंबर 61 महाभियोग, ठीक है। महाभियोग में केवल एक ही आधार है, अगर महाभियोग लगाएंगे तो किस आधार पर लगाएंगे? तो कहने का मतलब है इसमें कहा गया है कि अगर वो संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं तो उन पर महाभियोग लगाया जाएगा, फिर उनको महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। थोड़ा सा बात करते हैं महाभियोग कैसे लगता है और ये इसका क्या प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल नंबर 61, ठीक है। आर्टिकल नंबर 61 की बात करें तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित है। सबसे पहली बात, जो हमारे संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें किसी भी सदन पे महाभियोग लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक सदन पे शुरुआत किया जाएगा, दोनों में से कहीं भी उन पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। पहला पॉइंट वही कह रहा है, संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। दूसरा, जिस सदन में महाभियोग शुरू हुआ है, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई, उस सदन में के 1/4 सदस्य जो होंगे 14 दिन पहले एक लिखित सूचना दी जाएगी उनको, और उस सदन के 1/4 सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर होंगे जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पेश हुआ है, ठीक है। पहला क्या होगा कि आप उसको 14 दिन पर, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या कीजिए, लिखित नोटिस दीजिए, और उस लिखित नोटिस पे 1/4 सदस्य का सिग्नेचर होना चाहिए, किस सदन का, जिस सदन में वो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई है। उसके बाद उसी सदन में 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव उस सदन में कंप्लीट हो जाएगा और फिर दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन क्या करेगा? दूसरा सदन भी राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए फिर से उस सदन में 2/3 बहुमत से पारित अगर हो जाता है, अगर उस सदन में भी 2/3 बहुमत से वो पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति की पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी, और उस स्थिति से राष्ट्रपति को पद त्याग करना पड़ेगा। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसको मैं एक लाइन में समझा दूं। महाभियोग आर्टिकल नंबर 61, क्लियर। किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, 14 दिन पहले नोटिस, उस सदन में 2/3 बहुमत से पास, अगले सदन में फिर 2/3 बहुमत से पास, उसके बाद प्रक्रिया पूरी, उसके बाद पद त्याग। बात क्लियर हो गई, इससे ज़्यादा नहीं समझना आप लोग को। अब है कि राष्ट्रपति की जो अब पद खाली हो गई है उसको भरना भी तो है, उसको 6 महीने के अंदर भरना होता है, याद रखिएगा। बहुत दिन तक आप उसके पद को खाली नहीं रख सकते हैं। विदिन 6 मंथ, चाहे वो पद त्याग किए हो, चाहे वो महाभियोग द्वारा उनको हटाया गया हो, विदिन 6 मंथ उनको उस पद को भरना है हम लोगों को। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति अगर वो मतलब 5 वर्ष के बाद हुई हो, मतलब उनका अगर पूरा टेन्योर कंप्लीट हो गया हो, तब क्या होता है ना, तो निर्वाचन जो है ना उनकी पदावधि की समाप्ति से पहले ही कर लिया जाएगा। मतलब कि मान लो कि उनका पता है कि इस साल राष्ट्रपति का क्या होने वाला है, टेन्योर कंप्लीट होने वाला है, तो टेन्योर कंप्लीट होने से पहले ही हम लोग निर्वाचन कर लेते हैं। अगर फिर भी उसमें अगर कोई विलंब हो जाए तो उस राज अंतराल, मतलब वो जो विलंब हो जाएगा उसको हम लोग राज अंतराल कहते हैं। राज अंतराल ना होने पर
इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि जब तक नया राष्ट्रपति न आ जाए तब तक आप बने रहिए राष्ट्रपति के पद पे, भले ही आपकी टेन्योर कंप्लीट हो क्यों नहीं गई हो। क्लियर है? इस केस में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना। कब ये सब प्रक्रिया, कब ये सब? तब जब वो पूरा टेन्योर कंप्लीट कर लिए हैं, 5 साल का कर लिए हैं। नियम तो ये कहता है कि 5 साल का आप टेन्योर कंप्लीट कर लिए हो, और 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करने से पहले ही होना चाहिए कि निर्वाचन हो जाए। बट किसी कारणवश निर्वाचन नहीं हो पाया है, तो राज अंतराल ना हो पाए, इसलिए क्या करना है, जो राष्ट्रपति पद पे थे वो कंटिन्यू रहेंगे। और इस केस में ऐसा नहीं कि उपराष्ट्रपति आएंगे और राष्ट्रपति का कार्य का निर्वहन करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखना इस चीज़ को। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अब देखो, कुछ एक पॉइंट दिया गया है, आर्टिकल नंबर 70 इससे डील करता है। क्या है आर्टिकल नंबर 70? ध्यान रखना। मान लो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो, दोनों नहीं हो। ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। क्लियर? अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो, उस केस में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर वो नहीं हैं तो उसी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हैं वो राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेंगे। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 70 डील करता है। आओ अब देखते हैं राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। इनका मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। इनके अलावा इन्हें आजीवन फ्री मेडिकल, आवास, इलाज की सुविधा समेत अन्य भत्ते मिलते हैं। राष्ट्रपति का वेतन में टैक्स नहीं लगता या टैक्स से मुक्त होता है। भारत के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी दुनिया भर में कहीं मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का सेक्रेटरियल स्टाफ होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है और उनको अवकाश ग्रहण के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख प्रति माह दिया जाता है और स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपया महीना अलग से दिया जाता है। ये सारा फर्क है, बस इसको एक बार नज़र दौड़ा दो, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन न बनता है, एक बार ध्यान रखना। आओ अगला पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल हम लोग 10 पॉइंट पढ़ेंगे। इन 10 को आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस एग्जाम बनता है कि राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य क्या क्या है। सबसे पहले है कि भारत के जितने भी अच्छे पोस्ट हैं, जो बड़े बड़े हैं, उन सब की नियुक्ति कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। तो वही पहला पढ़े हम लोग, नियुक्ति संबंधी अधिकार। किसकी नियुक्ति करवाते हैं? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान न्यायवादी, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त, वित्त आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, पिछड़ा वर्ग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य इत्यादि। इन सभी को नियुक्ति कौन करवाते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति करवाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी लोग हैं इनकी नियुक्ति कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति करवाते हैं। एग्जाम में पूछेगा, आंख मूंद के मारिए राष्ट्रपति। अब इनके पास विधायी शक्तियाँ क्या क्या होती है? ये तो हो गई नियुक्ति अधिकार। विधायी शक्तियाँ क्या क्या होती है? आपको पता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि हमारी संसद 3 चीज़ों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इनके पास कुछ विधायी शक्तियां भी होती है। वो क्या होती है? पहला देखो, संसद के सत्र को आहूत करने, मतलब कि संसद का सत्र शुरू करने, सत्रावसान करने, सत्र में जब अवकाश हो, या लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार है। दूसरा क्या है? संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति है। किसी भी सदन में जाके वो भाषण दे सकते हैं या दोनों को मिलाकर वो भाषण दे सकते हैं। तीसरा क्या है? लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, जब लोकसभा का निर्वाचन हो जाएगा तो पहला सत्र में क्या करेंगे? पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की भी शक्ति है। उसके बाद संसद द्वारा कोई भी विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही वो क्या बनता है? कानून बनता है। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो क्या होता है। उसके बाद कह रहा है कि संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। अब ये जो 4-5 विधेयक है, इसको ध्यान रखना कि ये संसद में डालने से पहले राष्ट्रपति की पहले आपको सहमति लेनी पड़ेगी। जैसे कि
नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक। दूसरा देख लो धन विधेयक, जो आर्टिकल 110 है। आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक, धन विधेयक पेश करने से पहले आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। या फिर जो संचित निधि में व्यय करने वाले कुछ, संचित निधि से व्यय करने वाले कुछ विधेयक हैं, उसमें ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े हैं प्रभाव डालने वाले विधेयक। और तीसरा है राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक, आर्टिकल नंबर 304। ये जो 4-5 पॉइंट है, इससे पहले आपको विधेयक पेश करने से पहले आपको राष्ट्रपति से पहले सहमति लेनी पड़ेगी। इसमें कुछ बात और कह रहा है, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति हो, अगर मान लो कि एक सदन में पास कर गया और दूसरे में पास नहीं किया, यानी कि किसी एक सदन में असहमति हो, तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। अब संयुक्त बैठक को किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 108, इसको भी ध्यान रखना, 108 संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। कब बुलाते हैं? जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति बन गई हो। ठीक है, अब क्या इनके पास पावर है भाई साहब के पास? इनके पास तो पावर ही पावर है। संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार राष्ट्रपति को लोकसभा में आंग्ल भारतीय समूह, देखो लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में पहले क्या था? आर्टिकल नंबर 331 के तहत 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियंस होते थे वो राष्ट्रपति नियुक्त करते थे। राज्यसभा में 12 सदस्य जो कला, खेल इत्यादि क्षेत्र में, समाज सेवी क्षेत्र में अच्छे लोग हैं, उनका चयन भी राष्ट्रपति करते थे। ये लोग मनोनीत होते थे 2 लोगों। लेकिन फिर हुआ क्या कि 104 संविधान संशोधन अधिनियम आया, जिसमें क्या हुआ, इसको खत्म कर दिया। किसको? जो लोकसभा में जो 2 लोगों की नियुक्ति करते थे राष्ट्रपति, एंग्लो इंडियन लोगों की, उनकी नियुक्ति अब बंद हो गई है। लेकिन राज्यसभा में जो 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं, जो कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखते हैं, उनको, वो अभी भी उनके पास पावर है। यानी कि एक तरह से राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, लोकसभा में 2 लोगों को और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करने की शक्ति रखते हैं। हालांकि लोकसभा में जो 2 लोगों का मनोनयन था, जो एंग्लो इंडियन लोग थे, वो हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? तो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद उसको खत्म कर दिया गया। आगे देखते हैं, अगला है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसको भी ध्यान रखना। पहले तो इसका आर्टिकल याद कर लो, 123 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल याद कर लो 123। इसमें क्या होता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति में? क्या कह रहा है? देखो, जब संसद क्या हो कि स्थगन हो, यानी कि संसद सत्र नहीं चल रहा हो, और उस केस में कोई भी आपको मतलब कि अधिनियम बनाना हो या नियम पास करना हो या कोई भी संसद के अधिनियम के समान हो, ऐसा कुछ विधेयक लाना हो, तो उस केस में क्या होता है? संसद तो है नहीं, तो क्या होगा फिर? राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत क्या करेंगे? अध्यादेश जारी कर देंगे। और ये अध्यादेश कब तक वैलिड रहेंगे? संसद शुरू होने तक, संसद शुरू होने के 6 सप्ताह तक वैलिड रहेंगे। इसको भी ध्यान रखना है। संसद शुरू होने के 6 सप्ताह तक ये वैलिड रहेगा। क्लियर? लेकिन अगर जब दोनों सदन हो सत्र में, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। यानी कि जब दोनों सदन सत्र में ना हो, उस केस में राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कब तक वैलिड रहेगा? संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक वो वैलिड रहेगा। अब देखते हैं अगला शक्ति क्या है? सैनिक शक्ति। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्तियां राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। बस ऐसे याद रखना कि सैन्य का जो सर्वोच्च शक्ति है किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। राजनयिक शक्ति, ये क्या होता है? जैसे कि तुम किसी देश के साथ समझौता कर रहे हो, संधि कर रहे हो, या कोई भी MOU साइन कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। बात खत्म है। जैसे कि राजदूत की नियुक्ति कर रहे हो विदेशों में, वो किसके नाम, वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है? या फिर भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। अब उससे इंपॉर्टेंट है क्षमादान की शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अनुच्छेद नंबर 72, क्षमादान की शक्ति। कुछ आर्टिकल है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, और इसको गलती करने के बाद उसका सिलेक्शन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो सब सही करके आएंगे, आप गलत करके आओगे, आपका सिलेक्शन ऐसे नहीं होना है। इसीलिए जो इजी क्वेश्चन उसको पहले रट जाओ कि इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है एग्जाम में। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के अंतर्गत, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए जो दोषी ठहराए गए व्यक्ति है उसको क्षमा करने, उनको
क्षमा करने, उनका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त होता है। अब इसका मतलब हम समझेंगे बारी बारी से। सबसे पहले क्षमादान, आर्टिकल नंबर 72 मार लो। अब पहला देखो क्षमा में क्या होता है। क्षमा में दंड यानी कि जो उसको दंड मिला है या फिर वो बंदीकरण दोनों खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि उसको पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। जब आपको क्षमा कर दिया गया, आपको कोई दंड वैलिड नहीं होगा उसके ऊपर। लघुकरण में क्या होता है ना कि दंड के समान स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। जैसे कि मृत्यु दंड है तो उसको कर दिया कठोर या साधारण कारावास, यानी कि उसमें दंड के स्वरूप को आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है। अगला है परिहार। परिहार में क्या होता है कि आप दंड के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, बस और बस उसको कम कर रहे हैं, उसकी अवधि को कम कर रहे हैं। अगर 2 वर्ष की कठोर कारावास है तो उसके बदले आप उसको 1 वर्ष में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन लघुकरण में क्या था कि आपके दंड के स्वरूप को ही बदल देते थे। जैसे कि किसी को मृत्यु दंड मिला है ना, तो उसको आप बोलते थे चलो तुमको हम जो है सो आजीवन कारावास दिलवा देते हैं, मृत्यु दंड को खत्म कर दो। लेकिन परिहार में क्या है, आप उसके स्वरूप को नहीं बदल सकते, बस उसको कम कर सकते हैं। अगला है प्रविलंबन। प्रविलंबन में क्या है कि किसी दंड जैसे कि मृत्यु दंड पर रोक लगाना ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। और चौथा है तुम्हारा विराम। विराम में किसी दोषी की सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया, जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना, ये सब विराम में आता है। तो ये क्षमादान की शक्तियाँ आर्टिकल नंबर 72 राष्ट्रपति को मिली हुई है, जिसमें ये चारों पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 72 बस क्षमादान, ये तो याद ही कर लेना। आइए अब शुरू करते हैं। उससे पहले एक पॉइंट दिया गया कि जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। क्लियर, सही बात है। आप क्षमादान की याचिका जब एक बार वो रद्द करी तो दूसरी बार आप नहीं जा सकते राष्ट्रपति के पास। अगला देखो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हमारे संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध के बारे में दिया है, जिसमें 3 तरह के आपातकालीन का चर्चा किया गया है। वैसे तो ये है 352 से लेकर 308 तक है, 360 तक है। इसमें हमको ध्यान रखना है 352, 356 और 360। अगर जब राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, जब देश में आपातकाल, तो 352। किसी राज्य में अगर आपातकाल लगता है उसको हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं, तो आर्टिकल नंबर 356। और अगर वित्तीय आपातकाल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 360। ये तीनों ध्यान रखना। तो आइए इसको शुरू करते हैं। भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 308 में क्या है, आपातकाल है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकते हैं। जैसे कि युद्ध चल रहा हो या कोई बाहरी आक्रमण कर दिया हो या सशस्त्र विद्रोह हो गया, उस समय जो आपातकाल लगाते हैं उसको हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, जो आर्टिकल नंबर 352 डील करता है उससे। राज्य में किसी भी स्टेट में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, मशीनरी फेल कर गया है, वहाँ आर्टिकल नंबर 356 के तहत हम लोग राज्य आपातकाल कहते हैं उसको, या फिर उसको राष्ट्रपति शासन भी कह देते हैं। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल नंबर 360, और जो कम से कम कितनी अवधि की होगी, न्यूनतम अवधि उसकी 2 माह। एक पॉइंट और याद रखना, एक आर्टिकल 143 के अंतर्गत ये कहता है, वैसे आर्टिकल हम फिर से पढ़ेंगे लेकिन इसमें ये पॉइंट याद रखना कि आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है, लेकिन वो परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो ये था क्लियर यहाँ तक का। अब एक अंतिम टॉपिक है हमारा जो इसमें पढ़ना है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। थोड़ा सा इसको देख लो। वीटो शक्ति से हालांकि क्वेश्चन कम आता है वनडे एग्जाम में, बट एक बार पढ़ लो। अभी तक जो पढ़े थे वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, देखो संसद जब कोई भी विधेयक को पारित करेगा वो तब तक अधिनियम नहीं बनेगा जब तक कि वो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे। आप लोकसभा में पास करवा लो, राज्यसभा में पास करवा लो, लेकिन अगर राष्ट्रपति उस पर अपना अंतिम स्वीकृति ना दे तो वो आप जो है सो उसको क्या बोलते हैं, अधिनियम बनेगा ही नहीं। अब इसके पास, राष्ट्रपति के पास जब वो जाता है, उसके पास भी 3 तरह के विकल्प होते हैं। कौन कौन विकल्प होते हैं वो देखिए। या तो वो विधेयक को स्वीकृति दे देगा और वो विधेयक अधिनियम बन जाएगा। दूसरा, या उसको अपने पास रख लेगा। तीसरा, पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। देखिए पुनर्विचार के लिए लौटा देगा, लेकिन किसको? धन विधेयक को नहीं। क्यों? धन विधेयक को राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? उसको पुनर्विचार के लिए क्यों नहीं लौटाया जा रहा है? कारण है, मैंने इससे पहले पढ़ाया था कि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही पेश किया जाता है।
इसीलिए वो तो धन विधेयक को लौटा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उस पर तो उनकी अनुमति ऑलरेडी हो ही गई है ना। इसीलिए तो इसके पास 3 तरह की पावर दी गई है, या तो उस पर अपनी स्वीकृति दे दे, या अपने पास सुरक्षित रख ले, या फिर संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा दे। लेकिन संसद अगर पुनः बिना किसी संशोधन के या फिर संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने इसको प्रस्तुत कर दे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। क्लियर? इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधाओं के संबंध में वीटो शक्ति प्राप्त होती है। ये तीनों वीटो है। अब वीटो के हम लोग प्रकार भी देखेंगे। तो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है, ये दूसरा है ना, चलो पहला पर तो स्वीकृति दे दिया तो कोई बात ही नहीं, तीसरा आप लौटा दिए पुनर्विचार के लिए, फिर संसद में कुछ संशोधन करके या नहीं करके आपके पास आ गया, फिर उस केस में आपको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। लेकिन जो सुरक्षित रख लेते हैं ना, इसमें थोड़ा सा डाउट है, वही उसके पास एक वीटो पावर है जिसको अपने पास सुरक्षित रख लिया। वीटो का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को रोक के रखना। अब देखो कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 तरह के वीटो मिले हुए हैं। पहला है अत्यांतिक वीटो। इसमें यह कहता है कि विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना, अपनी राय को सुरक्षित रखना। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त किया जा सके। और तीसरा है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, उस पर कोई निर्णय ही नहीं देना, मतलब उसको अपने पॉकेट में डाल के रख देना, इसलिए उसका नाम है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। उसके पास कोई पूछने के लिए भी नहीं जाएगा। तो ध्यान रखना 3 तरह के वीटो मिले हुए, अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। अब बारी बारी से देखते हैं अत्यांतिक वीटो क्या है। इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वो सांसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। बिल्कुल, यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। किस प्रकार वो देखेंगे अभी हम। लेकिन संसद ने किसी विधेयक को पास किया और राष्ट्रपति ने अपने पास सुरक्षित रख लिया, वो उसमें किस में आएगा, अत्यांतिक वीटो में आ जाएगा। और इन वीटो का प्रयोग वो कब कब करते हैं वो देखते हैं। पहला देखो, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध, अर्थात संसद का सदस्य जो मंत्री ना हो द्वारा प्रस्तुत विधेयक, इस केस में वो क्या कर सकते हैं, अत्यांतिक वीटो का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, यानी कि जब विधेयक पारित हो गया हो और राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो, लेकिन नया मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे, तो यही है अत्यांतिक वीटो। अगला है निलंबनकारी वीटो। इसमें क्या है देख लो, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वो किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाता है, यानी कि लौटा दिया, उस केस में निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में क्या होता है ना कि उस पर राष्ट्रपति बस उसको कुछ विलंब करवा सकता है, उस पर कुछ विचार करने के लिए भेज सकता है संसद के पास, लेकिन उसको आप खत्म नहीं कर सकते हो, रोक नहीं सकते हो, क्योंकि जैसे ही आपने उसको संसद के पास भेज दिया दोबारा, तो संसद क्या करेगी, उस पर संशोधन करेगी या नहीं भी करेगी, फिर आपके पास आएगी और आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, स्वीकृति देना आपके लिए कंपलसरी है। इसका अर्थ ये है कि राष्ट्रपति के इस वीटो को उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जाता है कि निलंबनकारी वीटो राष्ट्रपति के पास बहुत अधिक पावर नहीं क्रिएट कर सकते हैं आप उसमें, बस थोड़ा डिले कर सकते हो। और अगर धन विधेयक है उस केस में तो आप इस वीटो का प्रयोग कर ही नहीं सकते हो, निलंबनकारी वीटो का। अगला है जेबी वीटो, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने या ना देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत करे जाने के बाद ऐतिहासिक लौटा देगा। ये क्या भाई साहब कर रहे हैं, उनको लौटा भी नहीं रहे हैं, अपने जेबी में डाल दिए, जेबी में रख लिए, यानी कि उस पर वो कोई निर्णय भी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब वो जस का तस उनके पॉकेट में पड़ा है और कब तक पड़ा रहेगा ये कोई नहीं जानता है। इसका एक उदाहरण है 1986 में संसद एक पारित किया था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, ठीक है। उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं दिया था। 3 साल के बाद 1989 में जब अगले राष्ट्रपति आए थे आर वेंकट रमन, इस विधेयक को नई सरकार राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार पास पुनर्विचार करने हेतु उन्होंने भेज दिया था, परंतु सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। तो यही है, इसमें एक पॉइंट्स पे इसको देख लो। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई विरोध शक्ति नहीं। अगर आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे हो और उस केस में जाएगा वो कानून बनने के लिए, तो उस केस में राष्ट्रपति कोई भी वीटो नहीं लगा सकता है, ठीक है। ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, 24वें संशोधन 1971 में ऐसा हुआ था, ये पास किया गया था कि अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो राष्ट्रपति को उसकी स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी उस पर वीटो लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ और पॉइंट देख लो जो इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, सबको पता है, लगातार 2 बार बने।
एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने और 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गए, तो 7 यहाँ नहीं होगा। फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो कुछ फैक्ट था, इसको देख लेना। तो इसमें तुम्हारा आर्टिकल नंबर देखो 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 72, एक विधेयक धन विधेयक 108, संयुक्त बैठक 108, अध्यादेश 123, ये सारा का सारा आर्टिकल देख लो। तो ये था हमारा आज का क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में। संघीय कार्यपालिका को लेकर चलेंगे, उसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और उपराष्ट्रपति 3 टॉपिक को डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें और लाइक कीजिए थोड़ा सा आप लोग। जय हिंद।